फिलिस्तीनी क्या चाहते, फिलिस्तीनी इस समय जो उसका रेजिस्टेंस है वो ये चाहता है कि वो सक्षम है, उसको लग रहा है वो सक्षम है इजराइल को अभी रोकने के लिए और उसको पीछे ढकेलने। और इसके बाद की कोई ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें जनता का विद्रोह हो जाए, इजराइल कोई बहुत बड़ा मतलब इस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन करे, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की बात आ जाए, तब एक माहौल बनेगा एक्सटर्नल इंटरवेंशन का। हिजबुल्ला भी देखिए अभी जो कर रहा है, जबकि हिजबुल्ला ने, सोचिए आप, अभी कुछ दिन पहले तक 120 था, अभी तक मेरा अनुमान है कि 250 कम से कम इजरायली सैनिक और जो सेटलर्स हैं वहां पर हिजबुल्ला के मिसाइल्स की वजह से मारे जा चुके हैं। तो इसी तरह से इजराइल भी हिटलर जैसी पोजीशन में है। अगर उसने कुछ इस एक्सटर्नल एग्रेशन और दिखाया, या उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर कुछ इस तरह की जाति उसने की जो एक जो लाल रेखा है उसको क्रॉस करती है, तब एक्सटर्नल इंटरवेंशन की स्थिति बनेगी। वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन कहीं से भी हो सकता है, ईरान से भी हो सकता है, वो लेबनान से भी हो सकता है, वो सीरिया से भी हो सकता है, वो जॉर्डन से भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आज के हमारे खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फिलिस्तीन और इजराइल की खूनी जंग की अगर हम बात करें तो आज 44 दिन पर आकर हम खड़े हैं और लगातार पूरी दुनिया की बेशर्मी के साथ साथ किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, हम इसको भी देख रहे हैं। हम कई लोगों को देख रहे हैं कि अगर वो फेसबुक पे कुछ शेयर करते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, तो वो शैडो बैन हो रहे हैं। और इसी के साथ एक दुर्भाग्य की चीज अगर हम देखते हैं तो ये है कि प्रो इजराइल पोस्ट जो हिंदी में ट्रेंड किए हैं वो इंडिया से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक एक सिनेरियो है जहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें ये देखना और समझना होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से दुनिया चल रही है या फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगातार लगाम लगाया जा रहा है, क्या वो वाकई सही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश मिश्रा जी, जो कि ऑथर हैं, मिलिट्री जो वॉर है उसके एक्सपर्ट हैं और लगातार अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डे फर्स्ट से लेकर आज तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका पल पल न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच खुशबू जी। हम यमन की तरफ अगर हम देखते हैं तो यमन बेहद ईमानदारी से फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। मेरा कोई बहुत घुमा फिरा के सवाल नहीं है। सीधा सवाल ये है कि यमन हूतियों के ज़रिए जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों की मदद कर रहा है, खुलकर, कोई लाग लपेट नहीं है उसमें। कैसे देखते हैं आप? देखिए यमन जो है वो, आपको, अभी यमन में क्रांति हुई हाँ। 5-6 साल पहले, हाँ। 2015 2016 में। उसके बाद ही सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि हूतीस पावर में आए, हुँ। तो हूती जो है तो वहां की जो सत्ता है वो दूसरी तरह की है, वो एक तरह के रेवोल्यूशन से आई। हुँ। तो जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं, जो क्रांतिकारी ताकतें होती हैं, अब आप देखिए एक बहुत लंबा समय था जब यासर अराफात जिंदा थे, पीएलओ का समय था। तो उस समय जो तमाम, जो जैसे सोवियत रशिया था जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री था, चाइना था, चाइना तो अभी भी खैर ये पैलेस्टाइन के साथ है, उस समय भी वियतनाम था, बहुत सारे ऐसे जो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जिन्होंने जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ के उभरी हैं। हुँ। तो वो मुस्लिम नहीं थी लेकिन उन्होंने साथ दिया। और आज देखिए नेपाल में, नेपाल हिंदू देश है, हुँ। 99% हिंदू है वहां पर। और वहां पर लेकिन सरकार जो है वो वहां पर कम्युनिस्ट सरकार है। वो ये अलग बात है कि वहां के जो कम्युनिस्ट हैं वो पूरी तरह से हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करके चलते हैं, मतलब टीका लगाना और वो सब उनका एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हैं तो वो लोग आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट। और वहां पर हिंदू जो जनता है हुँ। वो अपने सारे रीति रिवाज हिंदुओं की तरह मानती, और वो सड़क पे उतरी फिलिस्तीन के समर्थन में। तो ये तो देखिए, इसमें यमन की जो भूमिका है उसको सराहा जाना चाहिए। और यमन एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पर अमेरिका जब इसराइल की मदद के लिए आएगा तो सीधे यमन के निशाने पे हुँ। अमेरिकन जो जहाज हैं जो भी, और अब और कम से कम 2 या 3 4 ड्रोन्स जो यमन ने इसराइल की तरफ हुँ। मारे थे, हुँ। उनको अमेरिकन शिप्स ने इंटरसेप्ट किया। हाँ। तो
यमन ने तो देखिए, तो यमन भी लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मैं अपनी सेना भेज दूंगी। यमन अपनी तरह से मदद कर कि हुँ, वो वहां से हिजबुल्ला भी देखिए अभी जो कर रहा है, जबकि हिजबुल्ला ने सोचिए आप अभी कुछ दिन पहले तक 120 था, अभी तक मेरा अनुमान है कि 250 कम से कम इजरायली सैनिक और जो सेटलर्स हैं वहां पर हिजबुल्ला के मिसाइल्स की वजह से मारे जा चुके हैं। इसराइल भी वापस आ, उन पे हमले कर रहा है और वहां पर हिजबुल्ला के कई लोग शहीद भी हुए हैं। हुँ, तो लेकिन हिजबुल्ला ने जो नसरल्ला उनका अभी स्पीच आई थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने साफ किया कि ये फिलिस्तीनी ही अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे और मैं हम इनके साथ हैं हर तरह से। हुँ, हम इनके साथ हैं, इनको हम गिरने नहीं देंगे किसी भी तरह। लेकिन इन फैसला इनका है, हुँ, फिलिस्तीनियों का है। तो ये जो एक बात है कि फिलिस्तीनी क्या चाहते हैं, फिलिस्तीनी इस समय जो उसका रेजिस्टेंस है वो ये चाहता है कि वो सक्षम है, उसको लग रहा है वो सक्षम है इजराइल को अभी रोकने के लिए और उसको पीछे ढकेलने। और इसके बाद की कोई ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें जनता का विद्रोह हो जाए, इजराइल कोई बहुत बड़ा मतलब इस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन करे, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की बात आ जाए, तब एक माहौल बनेगा एक्सटर्नल इंटरवेंशन का, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि भाई जब जर्मनी ने शुरू कर दिया और पूरा हर तरफ दूसरे देशों पे कब्जा करना और जुल्म करना और इस तरह से, तो फिर बाकी देशों को भी वहां पर आना पड़ा। तो इसी तरह से इसराइल भी हिटलर जैसी पोजीशन में है। अगर उसने कुछ इस एक्सटर्नल एग्रेशन और दिखाया या उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर कुछ इस तरह की जाति उसने की जो एक जो लाल रेखा है उसको क्रॉस करती है, तब एक्सटर्नल इंटरवेंशन की स्थिति बनेगी। वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन कहीं से भी हो सकता है, ईरान से भी हो सकता है, वो लेबनान से भी हो सकता है, वो सीरिया से भी हो सकता है, वो जॉर्डन से भी हो सकता है। और उसके क्या उसका रूप होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। गोदी मीडिया को भी रीड कर रही हूँ, तो वहाँ पर बैठने वाले जो डिबेटर्स हैं, उनमें से कल किसी एक का कहना था कि हमास इज़राइल का ही पिट्ठू है और उसी के साथ-साथ उसका ये कहना है कि हमास इज़राइल के इशारे पर ही ये सारी चीज़ें कर रहा है और अगर हमास असली लड़ाका है, तो जितने भी उसने कैदी को कैद किया है, उसे छोड़कर ये साबित करना चाहिए कि वो एक असली फ़िलिस्तीनी है और वो प फ़िलिस्तीनियों को परेशान करते हैं, उनके साथ गलत सलूक करते हैं। इस तरीके की गंभीर बातें और गंभीर चीज़ें कही कि हमास पे पूरी तरीके से भरोसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो इज़राइल की बनाई हुई बी कंपनी है, जैसे इंडिया में भी चलती है कि वो बी पार्टी है, वो बी पार्टी है। तो ये कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? क्योंकि जब ज़्यादा ऑडियंस के बीच चिल्लाकर बोला जाता है, तो झूठ भी सच लगता है। कैसे देखते हैं आप? ये मुझे लगता है कि ये तो हास्यास्पद, मैंने इस पे पहले भी आपसे बात की थी। हाँ। हमास इजराइल का प्रोडक्ट नहीं है। हमास को इजराइल ने नहीं बनाया। हमास सेकेंड इंतिफादा जो 1985 87 में शुरू हुआ था उसका प्रोडक्ट है हमास। हुँ, और एक ऐसी स्थिति में जब पीएलओ पीछे जा रहा था या जो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए 93 के, जिसमें यासिर अराफात ने भी कुछ हद तक समझौता किया और क्योंकि उसमें उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन माना और हमास का और बाकी कई फिलिस्तीनियों का ये कहना था कि भाई पैलेस्टाइन एक स्टेट होना चाहिए, वन स्टेट होना चाहिए जिसमें जूस और अरब्स मिल के रहे। तो अब जो सिचुएशन है वो आपको मैं बताऊं, इसराइल ने एक कोशिश की थी एक ऐसा कोई आईसिस टाइप धार्मिक संगठन खड़ा करने की। आईसिस के पीछे आप जानते हैं ना इसराइल और अमेरिका का क्या रोल है, वो बात अब तो जग जाहिर हो चुकी है। इसराइल ने ये कोशिश की थी कि पैलेस्टाइन के अंदर हुँ, वो एक इस तरह का कुछ रिलीजियस टाइप का कोई संगठन खड़ा करे जो उसकी बी टीम के रूप में काम करे। हुँ, लेकिन वो कोशिश फेल हो। वो 95 में शायद वो हुआ था, 98 में आप गूगल भी करके देख सकती है। इसराइल ने ये कोशिश की थी कुछ संगठनों को खड़ा करने की जो फेल हो। हमास देखिए वो हमास हमास क्या है? हमास आपको पता है, हमास बेसिकली हसन अल बन्ना हुँ, एक बड़े चिंतक विचारक रहे हैं हुँ, मुस्लिम वर्ल्ड के। 1928 के आसपास उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड बनाई। हुँ, मुस्लिम ब्रदरहुड वो फोर्स है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, वो इस्लाम को सारी चीजें उसकी हैं कि वो इस्लामिक होना चाहिए, लेकिन वो
डेमोक्रेसी में बिलीफ, उसका उसका इलेक्शन में बिलीफ, माइनॉरिटीज के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम अलग है। वो एक उस तरह से है कि मतलब जैसे मॉडर्न डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलता है। हुँ, इजिप्ट में जो सरकार आई थी इलेक्शन से, मोर्सी की, जिनको फांसी हो गई, हुँ, वो मुस्लिम ब्रदरहुड की थी। हुँ, और मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार ने, आपने देखा उस समय उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन नहीं किया था, बल्कि उनके अगेंस्ट। इसीलिए आर्मी को जब ये लगा, इजिप्शियन आर्मी को, कि बहुत ज्यादा ये पावरफुल हो रहे हैं मोर्सी, तो उनका तख्ता पलट कर दिया, उनको फांसी दे दी। हुँ, कई जगह मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है, हुँ, सऊदी अरेबिया में भी बैंड है, कुछ और जगह मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है। हमास बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसका एक प्रोडक्ट है, मतलब उस आइडियोलॉजी की है। और उसके बाद जो है इसलिए हमास जो है वो अपनी फिलिस्तीन की आजादी की जो बात है हुँ, वो उसमें 100% बिलीव करती है, और वो उसी रास्ते पे हमेशा से चली। ये हुँ, तो इसराइल का भी कुछ प्रोपेगेंडा रहा है, कुछ वहां पर जो जैसे जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो जिनका हमास से कंपटीशन रहता है, जो वेस्ट बैंक में पावर में है, उनका भी कुछ इस तरह, कभी कभी वो भी इस तरह की बात कर देते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं, कहीं से कोई प्रमाण आज तक ऐसा नहीं मिला है कि इजराइल ने हमास की किसी भी तरह से मदद की हो या खड़ा किया। मुस्लिम देशों की, 57 मुस्लिम देशों की। हम एक अलग सिनेरियो ये भी देख रहे हैं कि मुसलमान अरब मुल्कों को कोस रहा है, गालियाँ दे रहा है और फ़िलिस्तीन के लिए लगातार उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि ये 57 मुस्लिम देश या अ, अरब देश, उन्हें कैसे देखा और समझा जाए? क्योंकि हम लगातार वीडियो देख रहे हैं, स्टैंड्स देख रहे हैं, निंदा संगठन बनकर सब लोग रह गए हैं और वही है कि अगर पड़ोस में कोई पिट रहा होता है तो घर में बोल दिया जाता है कि भाई तू घर में रह वरना तेरी भी पिटाई हो जाएगी। कैसे देखा और समझा जा सकता है ये तमाम देशों के जो स्टैंड है, क्योंकि ये खुद मुस्लिम है, मुस्लिम देश है और फिर जब फ़िलिस्तीन की बात आती है तो हर कोई इस तरीके के कैसे स्टैंड ले रहा है? देखिए यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा मामला ये जटिल है, इसको हुँ, थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आज भी देख रहा था तो तौकीर रजा साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अरब एम्बेसी जो है दिल्ली में, उनके सामने वो प्रदर्शन करेंगे कि उसको कि उनको वो फोर्स कर, मतलब रीथिंक करें वो। अब यहाँ देखिए क्या है, दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये बात सच है कि बहुत सारे अरब मुल्क इसराइल के साथ, जिसको हम लोग एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कहते थे, उसमें ऑलरेडी थे वो 7 अक्टूबर के पहले। हुँ, खास तौर पे सऊदी अरेबिया का देखिए जो रोल रहा है, वो अमेरिकन कैंप की कंट्री, हुँ, उसमें कोई वो मतलब खुल के, और उन लोगों ने अमेरिका के साथ मिलके यमन पे हमला भी किया था। हुँ, 2 साल लगभग लड़ाई भी चली, उसके बाद सऊदी अरेबिया को पीछे हटना पड़ा। और सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच जो संबंध नहीं थे, उनके नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, और ये था कि जब वो हो जाएगा तो फिर यूएई और तमाम और देश, ओमान, कतार, हालांकि कतार तो बहुत ही स्ट्रांग, मतलब हुँ, हमास के साथ है, वहां पर हमास का एक तरह से इनफॉर्मल हेडक्वार्टर भी है। तो लेकिन एक ये माना जा रहा था, और ये था कि ये सब चीजें जो हैं वो ईरान को घेरेंगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया इसराइल के करीब आएगा तो ईरान आइसोलेट होगा, जब हालांकि चाइना उधर से लगा है दूसरे लाइन पे कि इसराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती कर। अब ये सब चीजें हैं, सच्चाई है कि अरब देशों के अपने हित हैं, वो अपने हित के हिसाब से चीजों को देखते हैं। हुँ, वो कोई इमोशनल होके पैलेस्टाइन के इशू पे, क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ है कि 1967 में वॉर हुई, जब कई अरब देशों ने, सीरिया, इजिप्ट, सबने मिलके इसराइल पे हमला किया। तो 1973 में योम किपर वॉर हुई, जब इजिप्ट काफी हद तक घुस भी आया था इसराइल के अंदर, लेकिन दोनों जगह हार हुई। तो उससे लेसन क्या हुआ? लेसन ये मिला कि फिलिस्तीन की समस्या, जैसे कोई भी क्रांति है कहीं भी होती है, हुँ, तो वो अंदरूनी जब तक वहां के लोग खड़े होके ना ले, हुँ, तब तक बाहरी ताकतें उसको ज्यादा, अगर बाहरी ताकतें इंटरवीन करके, जो लोग कहते हैं ना कि भाई अरब मुल्क अपनी सेनाएं भेज नहीं कर, एक तो पहले वो ये देख चुके हैं ये सफल नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ वो भेजते भी हैं तो ये सही मायने में आजादी की लड़ाई फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि इजिप्ट ने वो लिबरेट कराया, उसकी सऊदी अरेबिया ने लिबरेट कराया, और ये फिलिस्तीनी चाहते भी नहीं। हुँ, जो वहां के रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वो बस इतना चाहते हैं कि
जो हमास का बयान आया है अभी अभी कल का, वो इतना बस है कि सऊदी अरेबिया और अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्क जो उनके पास रिसोर्सेज है, जैसे तेल, हम्म, उनका इस्तेमाल करे, उनकी सप्लाई बंद कर दे, इस तरह से उनकी मदद करे। मतलब कहने का ये है कि उनको मिलिट्री मदद नहीं चाहिए, हम्म, लेकिन कम से कम उनको ये चाहिए कि सऊदी अरेबिया और तमाम जो इस तरीके मुस्लिम देश हैं, वो जो कॉपरेशन है इसराइल के साथ अ, कई लेवल्स का, भाई ईरान को छोड़ के सभी का है, इवन टर्की का है, तो वो कॉपरेशन बंद कर दे। मतलब जो उनका एक एक ट्रेड है, या जैसे ऑयल की सप्लाई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो जो है वो उनको कम से कम इकोनॉमिक बॉयकॉट इसराइल का वो करे। ये चीज अब अच्छा, अब देखिए जॉर्डन की पूरी जो सिचुएशन है, जॉर्डन में जनता एकदम फिलिस्तीन के साथ है। कभी भी वहां पर ये भी स्थिति पैदा हो सकती है कि विद्रोह भी हो सकता है वहां के राजा के खिलाफ, और वहां की जनता खुद ब खुद फिलिस्तीन की तरफ मूव कर सकती है, बिकॉज बॉर्डर, मैं तो जॉर्डन गया हूँ, बॉर्डर बहुत ही पास है। तो ये चीज भी अभी हो सकती है, और इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अरब देश की जनता और अरब देश की सरकार है, उनमें हमें फर्क करना चाहिए। अरब देश की जनता जो भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, उसका स्वागत है, लेकिन अरब देश की सरकारें अपना पहले अपनी पहले ये भूमिका निभाएं कि उनके पास जो एज अ गवर्नमेंट जो पावर्स है, हम्म। उनको एक्सरसाइज करें, वो फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए अमेरिका को मजबूर करें। भाई सऊदी अरेबिया चाहे तो उस समय बहुत कुछ कर सकता है। हम बात करते हैं राष्ट्र हित की। राष्ट्र हित में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या वाकई फिलिस्तीन के हक में आकर खड़ा होना देश हित में है या नहीं है? कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और इसको लेके बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। देखिए, जब ये घटना हुई 7 अक्टूबर वाली, हम्म, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। फिर उनकी इजराइल के प्रधानमंत्री से बात होती है, और इस तरह से लगता है कि जैसे वो इजराइल के समर्थन में। हम्म, जब भारत सरकार का बयान आता है, भारत सरकार के 2 बयान अभी तक आए, जब भारत सरकार का बयान आता है तो उस बयान में ये साफ किया जाता है कि इंडिया स्टैंड्स फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट, हम्म, कि भारत जो है एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में, हम्म, जो इसराइल इस समय डिनाई कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि ये सब बातें पुरानी हो गई। असल इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि 1948 में यूएनओ का रेजोल्यूशन है। हम्म, जब इसराइल बना तो उस समय यूएनओ में रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि 2 राज्य बनेंगे, एक नहीं, इसराइल नहीं बनेगा, इसराइल और पैलेस्टाइन 2 राज्य बनेंगे। और वो रेजोल्यूशन अभी तक इम्प्लीमेंट इसराइल ने नहीं होने दिया। भारत का स्टैंड शुरू से, महात्मा गांधी के समय से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सबका, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे प्रधानमंत्रियों का ये स्टैंड रहा है कि भारत एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में। और ये बात नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, जब नरेंद्र मोदी, तो आपको याद होगा, इजराइल गए थे नेतन्याहू के साथ, उनकी समुद्र के अंदर मीटिंग हुई थी, जब समुद्र में दोनों चल के गए और उनके पैर मतलब घुटनों के नीचे तक पानी भी था, वहां बात कर रहे थे, जिससे बहुत अभिन्न मित्रों की तरह। हम्म, उसके बावजूद हम्म, भारत को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में। और यही नहीं, एक मसला एक और उठा यूएनओ में अभी, एक मसला और उठा जब ये हुआ कि इसराइल और ज्यादा सेटलर्स वहां, मतलब क्योंकि इसराइल इसी तरह से तो एक्सपैंड करता है, सेटलर्स की कॉलोनी बना के। और ये तो एक इसराइल ने स्टेटमेंट दिया था कि ये हमास को खत्म करने के बाद हम सेटलर्स को जारी रखेंगे। उस पे यूएनओ रेजोल्यूशन हुआ, उसको कंडेम किया गया। उसमें भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट किया। हम्म, भारत के प्रतिनिधि ने, मतलब भारत सरकार ने। हम्म, तो ये चीज मोदी और जो बीजेपी के लोग हैं, ये इन्होंने कुछ हद तक साफ भी कर दिया, और ये इनकी लाइन भी है कि भाई सरकार का स्टैंड जो है वो रहेगा, हम्म, पार्टी का स्टैंड हमारी। पार्टी ने भी खुल के नहीं कहा, पार्टी भी खुल के कहती है हम मतलब उसने भी खुल के नहीं कहा कि हम फिलिस्तीनी राज के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे चुपचाप ऐसे प्रदर्शन या इस तरह के जुलूस वगैरह बीजेपी वाले ऑर्गेनाइज करते हैं इजराइल के पक्ष में। और सोशल मीडिया पे तो बहुत ही हमलावर है, मतलब जो इस तरह के लोग हैं। तो
लेकिन अभी तक भारत की सरकार ने, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ऐसी कौन सी बात है, 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 तक आज 2023 है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पावर में आए, उन्होंने कहा पिछली सब नीतियां बेकार थी, ये हैं वो हैं, और हम अब एक नया युग शुरू हो रहा है, इसको उन्होंने अमृतकाल युग का नाम दे दिया, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन इतना सब कहने के बाद, और ये कहने के बाद कि हम उस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये था कि मुस्लिम देशों से जो भारत की दोस्ती रही है, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, और जो आजादी के आंदोलन के समय से शुरू होता है, और 1971 की जो भारत पाकिस्तान की जंग थी जिसमें बांग्लादेश बना, उसमें बहुत सारे अरब मुल्कों ने भारत का साथ दिया था। ये हिस्टोरिकली ट्रू। तो नरेंद्र मोदी जब कहते हैं सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ ये कर देंगे, उसके बाद भी आज तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि जो भारत की विदेश नीति, उसमें कोई बदलाव उनका, नरेंद्र मोदी जो अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, हम हम्म। उनसे सहमत नहीं है, लेकिन वो जो अपने को कहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो जब वो उनकी सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में है, तो आप सोचिए इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हम्म। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट पैलेस्टाइन के, फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा से था, हम्म। है और रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत भी आजादी की लड़ाई लड़के उसने अपनी स्वतंत्रता पाई थी, और एक तरह से मैंने कल भी कहा था कि 20वीं सदी, 21वीं सदी में 20वीं सदी का ये आखिरी मुद्दा है। हम्म। आजादी की लड़ाई देखिए, साउथ अफ्रीका तक को इंडिपेंडेंस मिल गई, अब कोई मुल्क नहीं बचा है जहां आजादी की लड़ाई चल रही हो। यह अकेली वाहिद जगह है जहां आजादी की लड़ाई चल रही है, और भारत को इसका साथ देना ही पड़ेगा अगर उसको एक राष्ट्र के रूप में जिंदा रहना है, एग्जिस्ट भी करना। सर, जी। इसी के साथ अब हम इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। 2024 का चुनाव हमारे सर पर है। जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों पर, मुसलमानों पर हमले कर रहा है, तो यहाँ पर कई सारे जो एक्सपर्ट हैं, उनका उनका उनकी ये अटकलें हैं कि ये वॉर जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही है, जितने ज्यादा दिन चलेगी, उतना ही ज्यादा फायदा मोदी को अपने इलेक्शन में होगा। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये दाव पेच, जो भी जहां भी जंग लड़ी जाती है, उसका हर कोई एंगल इंडिया से जोड़कर देखा ही जाता है। जी, ये बात कुछ लोगों ने कही है, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत वॉसिफरस नहीं है। कोई खुल के जो राइट विंग कमेंटेटर्स हैं या कॉलमिस्ट हैं मेन स्ट्रीम पेपर्स में, बहुत ज्यादा इसके बारे में वोकल नहीं है। अब आप देखिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, हम्म। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आप देखिएगा, हम्म। उसमें इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की छाया तक, मतलब छाया तो छोड़ दीजिए, कहीं दूर दूर तक कोई, दूर से कोई मतलब प्रतिध्वनि है ही नहीं। और जब, और कोई कहीं भी ना बीजेपी ने अपनी स्पीच में कुछ कहा है, और ना कांग्रेस ने अपनी स्पीच में कुछ कहा, कोई भी इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन लोग ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आएंगे, उससे मान लीजिए 3 जगह कांग्रेस जीत गई, 1 जगह बीजेपी जीत गई, या 4 जगह कांग्रेस जीत गई, कुछ भी हो सकता है। तो उसका वहाँ लोकल मुद्दे हावी थे, वहां पर ये वाला मुद्दा नहीं था। 2024 में तो राष्ट्रीय ये चुनाव है, वो अलग होंगे, वहां पर ये मुद्दा रहेगा। मुझको ये देखिए, मुद्दा रहेगा मतलब क्या, नरेंद्र मोदी अभी तक खुल के इसराइल के पक्ष में किसी भी स्पीच में नहीं बोल पाए। योगी ने एक स्पीच में कहा था कि किस तरीके से जो गधा है हनुमान जी का, वो हमास को खत्म कर रहा है। तो मैंने भी उस पर जवाब दिया था कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, और मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म का गधा फिलिस्तीनियों के साथ है। ये बात खुल के, और उसके बाद से आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं है। उसके बाद से बिल्कुल इस मुद्दे पे चुप्पी है, जबकि अभी कई चुनाव रैलियों में वो गए, और मोदी से ज्यादा उन्होंने एक अपनी सांप्रदायिक छवि बनाने की कोशिश की, ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व की बात की। लेकिन कहीं उन्होंने वो चीज रिपीट नहीं की जो उन्होंने यूपी में कही थी, और जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि उनको ये समझाया गया कि ये फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, इसमें अगर आप इस तरह से उसको बोलेंगे, ये करेंगे, तो वो बहुत गलत मैसेज जाएगा, तो इसलिए वहां से भी वो विड्रॉ कर। तो अब आप देखिए, बात यह है कि 2024 के चुनाव, अगर ये जंग चली, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि देखिए, इस जंग में क्या हो रहा है, इस जंग में जो अंडरडॉग है हमास, और
फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो तमाम ग्रुप्स हैं, जो अंडरडॉग्स हैं, उनकी जीत हो रही है। एक तरह से वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को बार बार रोज, वो ये दिखा रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत, मिलिट्री ताकत, इजराइल को हम घुटनों पे ले आए, और इस तरह से घुटनों पे ले आए कि उसकी सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं। वो जुल्म की उसने सारी हदें पार कर दी हैं। आप तो जानती हैं कि अभी जो वीडियो आया है कि जो इंटरनल जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो जितने फिलिस्तीनी कैदी हैं उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करो खुल के। अरे भाई, पुलिस बर्ताव करती है इस तरह से, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन खुल के एक वो मिनिस्टर टाइप एक आदमी कह रहा है, ये कभी नहीं हुआ दुनिया में। और उसने कहा है कि इनको तो फांसी की सजा ही हम अब, मतलब ये जज भी हो गए, फांसी की सजा ही हमको। और उस वीडियो में देख रहा है कि बिल्कुल जैसे जानवरों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, उस तरह से फिलिस्तीनियों कैदियों के साथ ट्रीटमेंट हो। लेकिन देखिए, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, इन सब चीजों से ये हो रहा है कि जो लिबरल हिंदू है, जो लिबरल हिंदू है, वो दिल से इसराइल के खिलाफ हो रहा है। और लिबरल हिंदू, देखिए बीजेपी का जो हार्डकोर हिंदुत्व वोट है वो कितना है, मतलब अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो वो, कुछ लोग कहते हैं 20% है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि करीब 13 से 14% है। जो लोग 20% भी कहते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि 20% पे सरकार नहीं बनी। आपको एक्स्ट्रा, जैसे 36% 2019 में आए थे, 31% 2014 में, तो आपको एक्स्ट्रा जो है 15%, 15 से 20%, बल्कि एम करना चाहिए। हम मैं तो भाई 13-14% अगर उनका कोर वोट है, तो बाकी उनको 20%, 25% दूसरे मतलब जो लिबरल हिंदू हैं या जो फेंस सेटर्स हैं उनका चाहिए। वो वोट इस समय नहीं उनके पास आ रहा है। दूसरी बात कि जो यंगर जनरेशन जो है वो चाहे इन लोगों ने जितना भी उसको लंपटई के रास्ते में ले गए हों, गोरक्षा के नाम पे इन्होंने गुंडई करवाई वो लड़कों से, सब कुछ, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, अभी मध्य प्रदेश में भी ये ट्रेंड दिखा कि जो यंगर जनरेशन है वो इनकी वो उन बातों को मान नहीं रही। और जो व्यापक सहानुभूति, अ, और मैं महिलाओं की बात करूं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात करूं, और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट वोट हो गया है, वॉइस उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उनका एक बहुत ही सीधा वो फिलिस्तीन के साथ उनकी सहानुभूति बिल्कुल क्लियर। तो मुझे नहीं लगता है कि, बल्कि वॉर तो देखिए, वॉर का तो अभी बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव होंगे, वॉर संभवतः चलेगी 2024 के चुनाव तक। मोदी को उसमें फायदा नहीं होगा,